नमस्कार सभी को। आज फिर एक बार आपका एग्जीक्यूट कोड विद डीआरजे चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एल्गोरिथम के बारे में है। जैसा कि हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने फ्लो चार्ट के बारे में जाना। फ्लो चार्ट के जितने भी डायग्राम्स थे, जितने भी उसके सिंबल्स थे, उसको हमने ड्रॉ करा और हमने सारे सिंबल्स के बारे में एक एक करके जानने की कोशिश की। और हमने एक एग्जाम्पल भी फ्लो चार्ट के जरिए बनाया और उससे समझने की कोशिश की। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होने वाला है जो है एल्गोरिथम पे। एल्गोरिथम हमारा जो पार्ट है, ये जो हमारा टॉपिक है आज, उसमें हम लोग जानेंगे कि एग्जैक्टली एल्गोरिथम का डेफिनेशन, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो है वो डिस्कस करा है कि एल्गोरिथम जो है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। इससे अग्री करते हैं क्योंकि फ्लो चार्ट भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, आपका एल्गोरिथम भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है और स्यूडोकोड भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। बजाय ये जानने की स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, हम ये जानेंगे कि ये जो है वो इंट्रोड्यूस कैसे होता है हमारे सामने। तो फ्लो चार्ट के बारे में जैसा हुआ कि फ्लो चार्ट जो है तो वो जो है वो उसमें हम लोग डायग्राम्स बनाते हैं और डायग्राम्स के जरिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ताकि वो फ्लो पता चलता है कि आखिर कौन सा सेगमेंट्स होता है किसी भी कोड का या किसी भी प्रॉब्लम का, कौन सा सेगमेंट है वो पहले आता है, कौन सा सेगमेंट बाद में आता है। ठीक उसी तरह से एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम अपना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है कि ये यूजर फ्रेंडली होता है। यूजर फ्रेंडली मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ यूजर फ्रेंडली, क्योंकि यहाँ पे सारे जो कीवर्ड्स जो यूज होते हैं वो सारे कीवर्ड्स जो होते हैं वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में होते हैं, यानी कॉमन लैंग्वेज में होती है। यानी आप जो नॉर्मल जैसे इंग्लिश की बात करें तो हम लोग सारी ज़्यादातर ये सब सारी चीज़ें जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो ऐसे कॉमन इंग्लिश वर्ड्स होंगे जो कोई भी इंसान जो है आसानी से समझ जाएगा अगर उसे कोडिंग नहीं आती है तो हम चलिए आगे देखते हैं कि एल्गोरिथम के बारे में बताया था हमने कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, वो कॉमन यूजर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में जिसमें हम लोग यहाँ पे कुछ एप्रोप्रिएट, यानी जब हम बात करते हैं बड़े लेवल पे, यानी बड़े लेवल पे जब हम एल्गोरिथम को डिफाइन करते हैं तो कुछ इस टाइप का ये प्रोसेस जो होता है उसके थ्रू हमें गुजरना होता है। देखिए अगर बेसिक की बात करें तो बेसिक्स में ये कुछ मैंने कॉमन स्टेप्स लिखे हैं। ये कुछ कॉमन स्टेप्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग वाइड एरिया में जो यूज होता है एल्गोरिथम वो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो हमने बताया कि जब भी हम एल्गोरिथम लिखे या फ्लो चार्ट डिजाइन करें, या जब हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे स्यूडोकोड के बारे में देखेंगे, तो जब भी हम ये सब सारी चीजें हम ड्रॉ करने की बात करें या लिखने की बात करें या कोड करने की बात करें, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड या नॉर्मल कोई भी एक प्रॉब्लम हो, ठीक है। उस जब भी हम प्रॉब्लम्स हमारे पास आता है तब फिर हमारा स्टेप जो होता है वो शुरू होता है। तो मान लीजिए कि एल्गोरिथम को एक स्टेप में कोई प्रॉब्लम मिला, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो बड़े पैमाने पर जो यूज होता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब हम प्रॉब्लम्स जब हमें मिलता है तो सबसे पहले उसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, यानी उसके समझते हैं कि आखिर ये जो प्रॉब्लम है वो किस पे बेस्ड है और इससे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सारी चीजें, सारे स्ट्रैटेजी वगैरह हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। और जब हमारे पास स्ट्रैटेजी बन जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस डेटा, यानी जो भी डेटा उससे रिलेटेड होगा, यानी एनालाइज करने के बाद हम लोग वहां पे चेक करते हैं कि हमें किस डेटा की, किस टाइप की डेटा की आवश्यकता होती है। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस डेटा का यूज करना होता है। तो वहां पे जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं वो यहाँ पे कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये फेज खत्म होता है तो उसके बाद हम लोग तरीका ढूंढते हैं, यानी चूज मॉडल, यानी कौन से मॉडल के जरिए हम इसे सिखाएंगे मैंने यहाँ सिखाने बोल दिया, मैं यहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, एनालाइज किया कि आखिर प्रॉब्लम है वो किस तरह का है, किस लेवल का है। उसके बाद उससे रिलेटेड हमने डेटा कलेक्ट किया कि जो हम डिटरमाइन कर चुके हैं, उसे एनालाइज कर चुके हैं कि हमें डेटा जो है वो जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करना की बात आती है तो वहां पे ऑब्वियस है कि सॉल्व करने के लिए हमें डेटा की आवश्यकता होगी, तो इसलिए हम लोग वहां पे यहाँ पे सेकेंड जो पोर्शन है हमारा वो है एक्सेस डेटा का। उसके बाद थर्ड जो है हमारा चूज मॉडल, यानी कहने का मतलब जैसे ही डेटा कलेक्ट हो गया तो हम लोग एक अप्रोप्रिएट मॉडल चुनते हैं, यानी एक तरीका चुनते हैं
कि हम किस तरीके से किस वे में जाकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब हमारा ये सारी चीजें जो है वो सेट हो जाती है तो उसके बाद हम ट्यूनिंग करते हैं। ट्यूनिंग करने का मतलब है यहाँ पे ट्यूनिंग हम लोग करते हैं, यानी जितनी भी ये तीनों फेजेस हम लोग जब यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं तो इस सब के बीच में हम लोग सामंजस्य बैठाते हैं, यानी ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसमें कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं फ्लो में गड़बड़ तो नहीं है। तो ये सब सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे चेक कर लिए। जैसे ही चेक होते हैं तो उसके बाद हम उसे विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज करने का मतलब जब एक बार ये सब सारी चीजें ये हो गया, डिटरमाइन कर लिए, डेटा कलेक्ट कर लिए, मॉडल चुन लिए, तो उसके बाद जब मॉडल चुनने के बाद सबको एक साथ मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद चेक करते हैं कि वो उनकी ट्यूनिंग सही है कि नहीं, यानी वो एक दूसरे के साथ सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। सही तरीके से काम करने का मतलब है डिटरमाइन करते वक्त जो हम डेटा चाहे थे, जो डेटा मेंशन किए थे, वो डेटा वही डेटा कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। जो प्रॉब्लम यहाँ पे राइज हुआ है, प्रॉब्लम जो हमें दिखा है, वो प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए हमने सही मॉडल चुना है कि नहीं चुना है। तो ये सब सारी चीजें जो है इस स्टेप में हम चेक करते हैं कि वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब ये चीज हुआ तो ये स्टेप जैसे हमने क्रॉस किया, वैसे ही क्रॉस करने के बाद फिर वो सारी चीजों को हम लोग डिस्प्ले करते हैं, यानी विजुअलाइज करते हैं कि हाँ अब हमारा फ्लो जो है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ट्यूनिंग तो बता दिया कि हाँ ये तीनों जो है स्टेप्स वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसके बाद हमने उसको क्या किया, विजुअलाइज किया कि हाँ ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद जैसे ही ये सारी चीजें हो जाती है, सब हम चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो जो एल्गोरिथम हमारा बन जाता है उसको हम लोग रनिंग स्टेट में डाल देते हैं। और रनिंग स्टेट में डालने के बाद यही एल्गोरिथम जो है हम उसको कंटिन्यू करते हैं, यानी कंटिन्यू जितनी बार भी उसकी जरूरत होती है हम उसके बाद उतनी बार उससे हम कंटिन्यू नेक्स्ट फेजेस तक कंटिन्यू रन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है ये बड़े पैमाने पर, यानी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो गई, या अगर सपोज बात करें तो अगर हम भी जब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो जैसे अगर हमें कोई बहुत बड़ा चेंज करना होता है तो चेंज करने के लिए हम लोग ये सारे तरीके अपनाते हैं। मैं अपने फील्ड की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग जो कोडिंग का एरिया आता है हमारे पास, जब हम कोडिंग की बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हमें मिलती है और उसे हमें सॉल्व करना होता है, तो हम इस टाइप का एल्गोरिथम पहले तैयार करते हैं कि हमें पहले उसको चेक करना होता है कि हमें क्या क्या चाहिए। उसके बाद फिर हम उससे रिलेटेड डेटा जो होता है वो गेट करते हैं। उसके बाद मॉडल चुनते हैं कि किस तरीके से उससे हमें स्पीड करना है। उसके बाद ट्यूनिंग चेक करते हैं कि हाँ वो सही से एक दूसरे से रिलेट कर रहा है कि नहीं। उसके बाद उसे डिस्प्ले करवा देते हैं, अगर वो पास हो गया तो उसके बाद हम उसे रनिंग स्टेट में डाल देते हैं। तो ये बड़े पैमाने पर जो चीजें यूज होती है मैंने वो आपके सामने यहाँ पे रखा है। ठीक है, इसमें कुछ भी मतलब आपको अंधेरे में रखने वाली बात नहीं है। जो फेजेस जो मैं फेस करता हूं या जो आप लोग फ्यूचर में फेस करोगे, मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक लेवल पे बात करते हैं, जो हम एक नॉर्मल एल्गोरिथम आपको अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए बोला जाता है तो वो आप लोग इस टाइप के कुछ स्टेप्स को है फॉलो करते हैं। जैसे कुछ बेसिक स्टेप्स है कि सबसे पहले फ्लो चार्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ भी अगर लिखने से पहले, कुछ भी ड्रॉ करने से पहले उसे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टार्ट करना होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी मैंने लिखा है, यहाँ पे अंदर में कुछ भी हो सकता है, कोई आगे कोई पीछे हो सकता है, लेकिन ये अपने टॉप पे होगा और ये बॉटम जो है वहीं पे एंड पे होगा। ये इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टार किया, उसके बाद उसमें डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब वैल्यू असाइन करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेस एलोकेट किया जाता है प्रोग्रामिंग में, वो है। ठीक है, एक्सेप्ट और रीड करने का मतलब वैल्यू यहाँ पे जो डिक्लेयर किया गया है उसमें वैल्यू को रीड किया जाएगा या वैल्यू को रखा जाएगा। प्रोसेस करने का मतलब है कुछ भी जो प्रोसेस करवाते हैं, जैसे मान लो सम करवाना है, सब्सट्रैक्ट करवाना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो उसको इस पेज में रखें। उसके बाद जो भी वैल्यू आ गई, सपोज प्लस करने के मतलब एडिशन करने के बाद, सब्सट्रैक्शन करने के बाद या मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो वैल्यू आई उसको हमें डिस्प्ले भी तो करना होगा, तो ये डिस्प्ले का फेज हो गया। तो इस तरह के कुछ बेसिक स्टेप्स जो है हमने एल्गोरिथम के लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी आप लोगों के लिए लिखा है कि एग्जांपल में हमने क्या करा है कि ये जो एग्जांपल है वो है सम ऑफ टू नंबर। ठीक है, या टू वैल्यू बोल दो, टू वैल्यू। यहाँ पे हमने एक एल्गोरिथम लिखा है जिसमें हम लोगों ने लिखने की कोशिश की है कि अगर दो नंबर को जोड़ने का अगर एल्गोरिथम लिखा जाए तो कैसे लिखा जाए। तो मैंने बताया कि कॉमन यूजर में स्टार्टिंग लैंग्वेज में होगा, तो यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है वो इजीली कोई भी इंसान जो है वो इसको समझ सकता है, अगर उसे कोडिंग की समझ नहीं भी होगी तो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, जिसका मतलब सब लोग समझ जाएगा कि जो है वो कुछ भी स्टार्ट हुआ है।
ठीक है। उसके बाद डिक्लेयर वेरिएबल, यानी वेरिएबल जो है वो हमने डिक्लेयर किया है किस नाम का, तो val1 val2 एंड सम। वेरिएबल के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है कि क्या होता है, एक स्पेस होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें हम कोई भी वैल्यू रखते हैं। तो कैसी वैल्यू रखते हैं, जो वैल्यू डेटा टाइप बताता है उस टाइप की वैल्यू हम वेरिएबल में रखते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ और ज्यादा ब्रीफ में समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, डिक्लेयर किया, क्या वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, कितने, val1 val2 और सम नाम का, यानी वैल्यू1 वैल्यू2 और सम नाम का हमने वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अब क्या किया हमने, उस वैल्यू को क्या किया, रीड किया, रीड वैल्यूज ऑफ val1 एंड val2, यानी वैल्यू1 की और वैल्यू2 की वैल्यू को हमने क्या किया, रीड किया, यानी पढ़ा और उसको कंटेन करके रख लिया कि हम इसको यूज फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ में है कि ऐड वैल्यू1 एंड वैल्यू2, यानी वैल्यू1 के वैल्यू को और वैल्यू2 के वैल्यू को हमने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, और ऐड करने के बाद हमने क्या किया, उसे असाइन किया, किस, असाइन द रिजल्ट टू वेरिएबल सम, यानी जो भी ये दोनों को जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू, जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हमने कहाँ असाइन किया, सम नाम के वेरिएबल में असाइन किया। उसके बाद डिस्प्ले सम, यानी सम के अंदर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हमने डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी कॉमन इंसान आता है, कॉमन यूजर आता है, तो इस प्रोसेस को इजीली समझ सकता है कि आखिर ये स्टेप्स जो लिखे हैं ये स्टेप्स कहना क्या जा रहा है। तो यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड कोई कर सकता है कि यहाँ पे वैल्यू1 है, वैल्यू2 और सम नाम का 3 वेरिएबल है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वैल्यू1 और वैल्यू2 की वैल्यू को पढ़ा जा रहा है और वैल्यू1 और वैल्यू2 को जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको सम में डाला जा रहा है और उसके बाद जो भी सम आ रहा है उसको डिस्प्ले किया जा रहा है और फिर उसको क्या किया जा रहा है, स्टॉप किया जा रहा है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की। यहाँ पे एल्गोरिथम एक बहुत ही इसेंशियल टॉपिक है। अगर मैं बोलूं तो आप जब मास्टर्स भी करोगे या फिर अगर आप नेट और जेआरएफ की तैयारी भी करते हो तो वहां पे एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट ये जो है आपको दिखेगा कि बहुत बड़ी चीज होती है एल्गोरिथम। और एक एल्गोरिथम अगर आपको आ गया सही से प्रेजेंट करना, एल्गोरिथम अगर आप सही से प्रेजेंट करना आ गया आपको, तो बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हो और किसी को भी समझा सकते हो। जैसे प्रोजेक्ट, जैसे सुना होगा आपने कि कहीं है, हम जाते हैं अपना प्रोजेक्ट जो है हमें लेना होता है किसी क्लाइंट से, तो उस प्रोजेक्ट को हम लोग एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के जरिए ही इजीली समझा पाते हैं और किसी भी क्लाइंट को आसानी से समझ आता है कि हाँ इसने इस कंपनी ने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। तो वही प्रेजेंटेशन जो तैयार होता है वो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को देखते हुए, और भी होते हैं या डायग्राम होते हैं, तो वो सब आगे जब हम लोग फर्दर वीडियोस बनाएंगे तो वहां पे हम लोग इसको और भी ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहें। और आई होप कि हम आपकी जो ये चीज़ें सीखने की जो तमन्ना है वो आगे मेरे साथ बढ़े। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव या कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो ज़रूर लिखेंगे। मैं उसे पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसे और अच्छा और बेहतर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।